हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु मंत्र IQ चैनल। आई एम मिथिलेश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, यह वीडियो केमिस्ट्री का 7th D है, पार्ट 7th D है। 7th A, 7th B, 7th C हम लोग पढ़ चुके हैं और ये केमिकल बॉन्डिंग का 7th D यानी चौथा वीडियो है केमिकल बॉन्डिंग का। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस यानी अंतर पढ़ने जा रहे हैं किसके बीच, बिटवीन आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है आयनिक बंध और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब सहसंयोजी बंध होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, लैटिस एनर्जी क्या होता है, इनके विषय में हम लोग जानेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, आप वहां से जा कर के और जो है आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। उसके बाद यह वीडियो आपके लिए मैं बता दूं, यह 10th 11th 12th इतना ही नहीं, PCS PSC यानी PCS SSC IT IIT JEE ITI पॉलिटेक्निक और अदर जितने भी साइंस से रिलेटेड ये जिसमें केमिस्ट्री का यूज होता है, इन सारे एग्जाम में इनका आपको इम्पोर्टेंस दिखाई देगा। इसलिए आप इनको शुरू से अंत तक देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के विषय में, जिसमें आयनिक बॉन्ड के विषय में कुछ पढ़ा था और इस वीडियो में भी हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड के विषय में। उनसे पहले हम लोग आयनिक बॉन्ड के विषय में पढ़ें, उनसे पहले हम लोग आयनिक बॉन्ड और केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड के विषय में जानते हैं। ये जो आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड ये दोनों क्या है, केमिकल बॉन्ड के पार्ट्स हैं, केमिकल बॉन्ड के भाग हैं। आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के अतिरिक्त भी बॉन्ड होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इस तरह के बॉन्ड होते हैं। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड द कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं आयनिक बंध कहते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड को हिंदी में सहसंयोजी बंध कहते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा, आयनिक बॉन्ड के विषय में तो आपको ये पता है कि आयनिक बॉन्ड क्या है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के विषय में अभी हमने नहीं बताया है, इसलिए थोड़ा आपको परेशानी होगी। इसलिए हमने आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में पहले डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम कोवेलेंट बॉन्ड को भी एक्सप्लेन करेंगे, क्या डिफरेंस है बिटवीन आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में। तो सबसे पहले हम बता देंगे, ये जो आयनिक बॉन्ड होता है या कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड जो होता है फॉर्म, यह जो बनता है आयनिक बॉन्ड जो बनता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा तो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच बनेगा, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच बनता है, दो नॉन मेटल के बीच में बनता है। यानी आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए मेटल और नॉन मेटल, मेटल कैटायन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि नॉन मेटल एनायन को रिप्रेजेंट करता है। वो आगे चलकर हम देखेंगे भी। और यहाँ हम आपको इनकी हिंदी अगर बताएं, जैसे अगर एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे मेटल के लिए हम क्या ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, और नॉन मेटल के लिए क्लोरीन ले लेते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल को मिला देने से, सोडियम और क्लोरीन को मिलने से सोडियम क्लोराइड बन जाता है। और यह जो सोडियम क्लोराइड है, इनके बीच ये एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, इसके बीच जो बन रहा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, उसी को आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। इट फॉर्म्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स, यानी यहाँ देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, यानी दोनों नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन यानी H2, ऑक्सीजन O2 यानी O जो है, उनके बीच में जो बनेगा, जो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये कोवेलेंट बॉन्ड अब भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हम जान लेते हैं इनसे पहले कि अब मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है और मेटल के बीच में क्या, नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। हिंदी में आयनिक बंध धातु और अधातु के बीच बनता है, जबकि ये दो अधातुओं के बीच बनता है। फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बनते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, लेकिन ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग साझा करने से बनता है। यह जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यानी साझा करने से बनता है, जैसे हम आपको साझा करके दिखाते हैं, यानी इसमें जो होता है आयनिक बॉन्ड में जो होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड बनता है। ये एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। यहाँ सोडियम को देखिए, सोडियम का Na होता है, आप ऑलरेडी जान चुके हैं 2 8 1, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन को यह लूज करना चाहता है, क्योंकि यह मेटल है। मैंने बताया
बताया मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहाँ देखिए इसके बाह्यतम कक्ष में 1 है, जबकि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 2, 8, 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो समझ जाइए इनके पास 1 है और इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। यह इलेक्ट्रॉन को शेयर, इसको क्या करता है, शेयर नहीं कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, स्थानांतरण, यानी 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा मेटल, नॉन मेटल के पास चला जाएगा और गेन कर लेगा क्लोरीन। और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, वो गेन करेगा, ये ट्रांसफर करेगा, ये ऑक्टेट को पूरा कर लेगा, तो यह भी ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। एक लॉस करके यह भी, सोडियम भी क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वह भी ऑक्टेट को पूरा कर लेता है, जबकि एक गेन करके क्लोरीन भी ऑक्टेट को पूरा कर लेता है। यानी इसके पास 7 है, एक गेन करेगा तो 8 हो जाएगा। जैसे ही सोडियम क्या करेगा, एक लॉस करेगा, तो इसका मतलब उसके पास भी अब 2, 8 बचा, अर्थात वो भी ऑक्टेट को पूरा कर लिया। यानी दोनों स्टेबल हो जाता है। और ये लॉस करने के बाद, ये लॉस करने, सोडियम लॉस करने के बाद कैटायन बन जाता है, जबकि क्लोरीन क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है गेन करने के बाद। अब दोनों के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये जो बीच में देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इसके बीच में क्या हो जाता है, एक बॉन्ड का निर्माण होता है। और बॉन्ड का निर्माण होता है, ये बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बॉन्ड का निर्माण जो होता है इसे ही आयनिक बॉन्ड कहते हैं, यानी यह इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं है, कोवेलेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ये होता है नॉन मेटल्स के बीच में। अभी नॉन मेटल्स हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन अपना डुएट को पूरा करेगा। डुएट का मतलब होता है ये पहला जो ऑर्बिट होता है, पहला ऑर्बिट K होता है, उसमें अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है नियरेस्ट, यह अपने नियरेस्ट नोबेल गैस की लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए किसके पास पहुंचेगा, तो हीलियम के पास पहुंचेगा। और हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आता है। यानी 2 को पूरा करने के लिए इस हाइड्रोजन से शेयर करना पड़ेगा। यह हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से शेयर करेगा और यह हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से शेयर करेगा, और शेयर करेगा कि भैया एक काम करो, तुम्हारे पास भी 1 ही है तो तुम भी मुझे 1 दे दो, और ये कहेगा तुम्हारे पास भी 1 है तुम भी 1 दे दो, और आपस में शेयर करके, इस तरह से आपस में शेयर करके इस प्रकार के क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और इस तरह से इसका निर्माण हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से इसके बीच में हाइड्रोजन का क्या हो गया, शेयरिंग हो गया। यह भी अब 2 हो गया और इसके पास भी अब 2 हो गया, यह भी डुएट को कंप्लीट कर लिया, जबकि यह भी अपना 1 दे करके यह भी इसके पास भी 2 हो गया, यह भी डुएट को कंप्लीट कर लिया। यानी नियॉन लाइक कॉन्फ़िगरेशन का निर्माण हो गया। तो इससे हम पता चल जाता है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन के पास 1 है, इसके पास भी 1 है, ये ट्रांसफर कर देगा तो इसके पास तो कुछ नहीं बचेगा ना, तो फिर ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ये तो ऑक्टेट को डुएट को पूरा करने में असफल रह जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ ट्रांसफर नहीं चलेगा, नॉन मेटल के बीच में ट्रांसफर नहीं करेंगे, यहाँ शेयरिंग किया जाएगा। देखते ना हाइड्रोजन के पास 1 है, अगर ये शेयर करके अगर ये हाइड्रोजन क्या कर दें, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनको शेयर कर दे, ये अपना दे दे, तो इनके पास बचेगा कुछ, इसको तो 2 पूरा हो जाएगा लेकिन इसको कुछ नहीं बचेगा, तो फिर ये रॉन्ग वे हो गया। इसलिए हमने आपको बताया कि यहाँ शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं, यहाँ शेयरिंग किया जाएगा। यह हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को यह भी 1 दे दिया और यह भी 1 दे दिया, आपस में दोनों शेयर करके यह भी 2 को पूरा कर लिया, यह भी 2 को पूरा कर लिया। ये देखिए पूरा 2 हो गया, इसको भी हो गया, ये शेयरिंग होगा यह, ठीक है। तो नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इस प्रकार से आप शेयरिंग और क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के विषय में समझ में आ गया। यानी आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, तो सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से आप यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयर किया तो सिंगल बॉन्ड हो गया, अगर डबल शेयर किया तो डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल का शेयर किया तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ये इनमें है। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या होगा, 2 6 हो जाएगा, इसके पास भी 2 6 हो जाएगा। इसके बाह्यतम कक्षा में 6 है, इसके बाह्यतम कक्षा में 6 है, जबकि यह भी ऑक्टेट को पूरा कर
करना चाहेगा, यह भी करना चाहेगा। चलिए देखते हैं, यह ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन है, इनके पास कितना है, 6 है ना, तो 2 2 4, इसके पास भी 6 है ना, तो 2 2 4। अब ये क्या करेगा, ये ऑक्टेट को पूरा करने के लिए यह भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, तो यह भी 1 शेयर कर लिया। तो 4 4 2 6, इस 5 देते हैं तो यहाँ अब 1 रख देते हैं, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, तो 1 और शेयर करेगा यह भी, और यह भी 1 शेयर करेगा। तो 1 अगर और शेयर करता है तो ये भी 1 इधर से देगा, यह भी 1 इधर से दे दिया, तो ठीक है। अब देखिए इस तरह से यह कितना हो गया, 2 2 2 4 4 8 हो गया। चलिए अब इसको तो 8 हो गया, ठीक है, लेकिन अब देखिए इसको भी 8 हो गया, इस ऑक्सीजन को भी 2 2 4 आई 4 कितना हो गया, 8 हो गया। यानी दोनों अपना अपना शेयर कर लिया, और शेयर करने के बाद क्या हुआ, ऑक्टेट को यह भी पूरा कर लिया, यह भी ऑक्टेट को पूरा कर लिया। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी शेयर करने के बाद यानी डबल डबल शेयर करेगा, डबल डबल, यह भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, यह भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो डबल बॉन्ड बना। 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का इस प्रकार से निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं। फॉर्म्ड ड्यू टू अनइक्वली और इक्वली ट्रांसफर, इसमें क्या होता है, अनइक्वली भी शेयरिंग हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, और इक्वली ट्रांसफर भी हो सकता है। यानी इक्वली अनइक्वली का मतलब होगा समान रूप से, समान रूप से। अगर मतलब हम यह कह सकते हैं कि यह 1 इलेक्ट्रॉन को किया तो यह भी 1 इलेक्ट्रॉन को कर सकता है, इक्वली इक्वली भी कर सकता है, दोनों आपस में 1 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर गेन कर सकता है, जबकि अनइक्वली भी कर सकता है, कोई 1 किया कोई डबल किया, ऐसा भी होता है। इसमें क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड का निर्माण इस प्रकार से भी होता है। जैसे यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में फॉर्म ड्यू टू इक्वली शेयरिंग। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के पास देखिए सिंगल बॉन्ड बना, मैंने अभी क्या बताया, 1 1 शेयर करेगा, तो ये 1 1 करने का क्या अर्थ है, 1 1 करने का, यह भी 1 देगा तो यह भी 1 देगा, यह भी 2 देगा तो यह भी 2 देगा। यानी ऑक्सीजन भी 2 दे रहा है तो दूसरा एटम भी ऑक्सीजन के 2 ही देंगे। पहले एटम ऑक्सीजन का अगर 2 शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी ऑक्सीजन का क्या करेगा, 2 शेयर करेगा। इस प्रकार से हम बराबर इक्वली शेयर किया जाता है, जबकि इनमें इक्वली अनइक्वली दोनों तरह से शेयर हो सकता है। इट इज सेड टू बी पोलर बॉन्ड, और इसको हम क्या कहते हैं, इसी प्रकार से एक इस तरह के शेयरिंग को, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम पोलर बॉन्ड भी कहते हैं, जबकि इसको क्या कहते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। चलिए अगर आपसे पूछा जाए आयनिक बॉन्ड को और किस नाम से जानते हैं, तो पोलर बॉन्ड के नाम से जानते हैं, और इसे कोवेलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। चलिए परमाणुओं के बीच ये इलेक्ट्रॉन के इक्वली या अनइक्वली साझे से भी बॉन्ड का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन और के इक्वली शेयरिंग से सहसंयोजी बंध का, कोवेलेंट बॉन्ड को हिंदी में सहसंयोजी बंध कहते हैं, इसलिए सहसंयोजी बंध जैसे ऑक्सीजन का करके जैसा कि ऑक्सीजन का दिखाया गया है। आइए हम लोग बात करते हैं आयनिक बॉन्ड कैन डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर। यानी आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, आयनिक बॉन्ड वाटर में डिसोसिएट मतलब आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। आयंस में डिसोसिएट का हिंदी होता है अलग हो जाना, यानी आयंस में क्या हो जाते हैं, अलग अलग आयंस में बट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड के विषय में समझ में आया कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं वाटर में, तो वाटर में आयनिक बॉन्ड का डिसोसिएशन हो जाता है। डिसोसिएशन का मतलब होता है अलग हो जाना। जब भी आयनिक बॉन्ड को यानी आयनिक कंपाउंड को उसमें वाटर में डाला जाता है तो ये आयंस में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो अब कोवेलेंट बॉन्ड के विषय में अगर इस मैटर पर बात करें, यानी वाटर में अगर कोवेलेंट कंपाउंड को डाल दिया जाए, वाटर में अगर कोवेलेंट कंपाउंड को डाल दिया जाए तो यह डिजॉल्व हो जाता है। कोवेलेंट कंपाउंड क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व का मतलब होता है घुल जाना, यानी कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन डिसोसिएट नहीं होते। यानी आयंस में ये अलग नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते। समझ में आ गया होगा। आयनिक बॉन्ड के शेप की अगर बात करें तो आयनिक बॉन्ड का शेप नो डिफिनिट शेप, अर्थात इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड के शेप की अगर बात करें तो इसकी आकृति निश्चित होती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यानी द्रव्यनांक, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है द्रव्यनांक और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है हिंदी में क्वथनांक, इनका हाई होता है। जबकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट बॉन्ड की कहें तो इसका लो होता है। अगर इनमें
इनकी बात करें स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, सॉलिड होता है। इसमें बात करें तो ये मीथेन है और हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये सारे क्या होते हैं, ये आपको ये जो दिखाया गया मीथेन को, CH4 को, HCl को, तो ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं। और ये सोडियम क्लोराइड H2SO4 ये क्या है, ये आयनिक बॉन्ड के उदाहरण हैं। आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, मजबूत होते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड आर कंपैरेटिवली वीकर, यह जो होता है वीकर होता है, यानी वीक बॉन्ड इसमें इसके बीच निर्माण होता है, कंपैरेटिवली वीकर होता है, यानी तुलनात्मक रूप से क्या होता है, ये कमजोर होता है, वीक होता है। इसमें अगर बात करें क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड की बात करें तो नीड मोर एनर्जी टू ब्रेक द आयनिक बॉन्ड, इसमें एनर्जी को ब्रेक करने के लिए आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए नीड होती है किसकी, मोर एनर्जी की, अधिक से अधिक एनर्जी, क्योंकि ये सॉलिड है, इसके बीच में जो आयनिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए इसमें इसको ब्रेक करने के लिए, इसके बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या किसकी जरूरत होती है, मोर एनर्जी की जरूरत होती है, अधिक से अधिक एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत होती है इनको तोड़ने के लिए। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड चूंकि वीकर बॉन्ड है, इसलिए इसमें लेस एनर्जी की आवश्यकता होती है इसको ब्रेक करने के लिए। कोवेलेंट बॉन्ड को यानी सहसंयोजी बंध को तोड़ने के लिए वीक या कह सकते हैं लेस एनर्जी, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये था डिफरेंस आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में डिफरेंस, यानी आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध के बीच में। अब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स, यानी आयनिक बॉन्ड में क्या क्या किस किस चीज का निर्माण होता है। जैसा कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो बनता है ना, तो वो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मेटल की नीड होती है, मेटल कैटायन होता है। चूंकि मेटल क्या होता है कैटायन, धनायन का बनना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए धनायन का बनना होगा, उसके बाद एनायन का निर्माण होगा, उसके बाद धनायन एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। धनायन एनायन का अर्थ है अपोजिट चार्ज, अपोजिट आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो एक एक करके पढ़ते हैं। ये जो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन होता है ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एनायन क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस ये क्या होता है। ये अपोजिट आयन, कैटायन क्या है, पॉजिटिव आयन है, एनायन मतलब नेगेटिव आयन। हिंदी में धनायन का बनना, ऋणायन का बनना, यानी मेटल से धनायन बनता है जबकि नॉन मेटल से ऋणायन का निर्माण होता है। और इन मेटल नॉन मेटल के बीच में एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, ये मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन में। तो इनके विषय में पूरी तरह से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कैटायन की ओर चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन की बात करें, अर्थात धनायन के बनने की बात करें, तो धनायन कहाँ से बनता है, मेटल से बनता है। मेटल कैटायन में परिवर्तित होता है, मेटल ही कैटायन में चेंज होता है। जैसा कि आप जानते हैं सोडियम क्या है, मेटल है, और मेटल से कैटायन का निर्माण होता है। आपने इस चीज को अच्छी तरह से समझा। जैसे सोडियम है, सोडियम में 2 8 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या फिर ये कैटायन के फॉर्म में हो जाएगा, यानी सोडियम आयन हो जाएगा, यानी 2 8 हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कि नहीं। यानी इस क्रम में मैंने क्या कहा, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन होने के लिए मेटल ही क्या कर सकता है, कैटायन का फॉर्म कर सकता है। तो कैटायन के फॉर्म करने में आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव होना होता है, यानी आउटर मोस्ट सेल से। मैंने क्या कहा, आउटर मोस्ट सेल में सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन को यह रिमूव करेगा। जैसे ही यह रिमूव करेगा सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो अब प्रश्न उठा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने के लिए ऐसे रिमूव नहीं हो जाता, इसको रिमूव करने के लिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन जो रिमूव, अब तक हम लोग यही पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और क्या हो जाता है, कैटायन में चेंज हो जाता है। अब तक यही पढ़ रहे थे। यहाँ जो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन पर आ रहे हैं, इसमें हम थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं। इंक्रीज क्या करना चाहते हैं कि इंक्रीज ये करना चाहते हैं, कैटायन का निर्माण अब तक हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो लॉस करेगा, कैटायन में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये रिमूव इलेक्ट्रॉन का जो रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता रिक्वायर्ड होती है। इस रिक्वायर्ड एनर्जी को आयोनाइजेशन, एंथैल्पी और एनर्जी कहते हैं।
तो प्रश्न था कि कैटायन के आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, क्या कैटायन मेटल के कैटायन में चेंज होने के लिए किस एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, या एंथैल्पी का यहाँ मतलब है एनर्जी से, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। आइए उसी को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो हमने ये बताया कि अगर मेटल से कैटायन में कन्वर्जन हो जा रहा है, किसी मेटल का अगर किस में हो रहा है कन्वर्जन, मेटल आयन में हो रहा है, यानी सोडियम का सोडियम आयन में हो रहा है, तो इसके लिए यानी रिमूव करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। बिना आयोनाइजेशन एनर्जी की यह जो है आयनन ऊर्जा की यह जो है क्या कहते हैं रिमूव नहीं होता है, बिना आयोनाइजेशन एनर्जी का रिमूव नहीं होता है। चलिए उसको हम थोड़ा फिगर के हिसाब से देखते हैं। यहाँ सोडियम देखिए, लेकिन आपको यह भी बता दें, यह जो आप देख रहे हैं सोडियम, यह गैसियस फॉर्म में रहता है, ऐसे नहीं, ये गैसियस फॉर्म में रहता है, सोडियम आयन भी गैसियस फॉर्म में रहेगा और ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का, अर्थात रिमूव करेगा, लॉस कहे या रिमूव करें। तो इसके लिए रिक्वायर्ड किसकी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ सोडियम गैस से, सोडियम आयन गैस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होगी आयोनाइजेशन एनर्जी की। जब इसको रिक्वायर्ड होगी तो ये अगर हम पूछते हैं आपको किसी चीज़ की रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, तो उसको आप तो ले लिए ना, रिक्वायर्ड है तब आप लेंगे कि नहीं लेंगे। तो रिक्वायर्ड एनर्जी अगर रिक्वायर्ड हुआ, इसका मतलब एनर्जी को यह इसने अब्जॉर्ब किया, एनर्जी का अब्जॉर्ब करना इसके द्वारा। तो इस प्रोसेस को किसी भी रिएक्शन में या किसी भी या आयन के द्वारा, यहाँ आयन की ही बात करें तो आयन द्वारा यह एनर्जी का अब्जॉर्ब करना, आप पढ़ेंगे रिएक्शन में जब एनर्जी अब्जॉर्ब किया जाता है तो इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन और बढ़ गया, क्या बन गया कि अगर क्या कहते हैं सोडियम आयन से, सोडियम गैसियस आयन से अगर सोडियम आयन गैसियस आयन में कन्वर्जन होता है, यानी चेंजिंग होता है, उसमें रिक्वायर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की होती है। चलिए ठीक है, तो बताइए कौन से रिएक्शन होता है ऐसे क्रम में, या कौन सा जो है प्रोसेस वहाँ क्लियर होता है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन वहाँ जो होता है वह इसमें कंप्लीट होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वह जो रिक्वायर्ड होती है उसके सोडियम आयन के द्वारा तो एनर्जी को तो अब्जॉर्ब न किया जाता है, ये रिक्वायर्ड आयन को अब्जॉर्ब किया जाएगा कि नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो जैसे ही अब्जॉर्ब किया गया तो समझ जाइए एंडोथर्मिक हुआ। एनर्जी का अब्जॉर्ब करना एंडोथर्मिक कहलाता है। अगर पूछा जाए एंडोथर्मिक क्या होता है तो आप कहेंगे एनर्जी अब्जॉर्ब करना क्या कहलाता है। अगर आप एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो समझ जाइए एंडोथर्मिक हुआ। एंडोथर्मिक रिएक्शन के हिसाब से चलेंगे हम लोग, समझेंगे, यानी एंडोथर्मिक के विषय में आपको कंप्लीटली समझ में आया। चलिए अगर हम ये बात करें, ये सोडियम गैसियस आयन लॉस या रिमूव करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की या आयोनाइजेशन एंथैल्पी की नीड होती है, रिक्वायर्ड होती है, तो इसके लिए एनर्जी अब्जॉर्ब करता है जिसको एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं और फिर ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, इसको इस तरह से प्लस इलेक्ट्रॉन आयन के द्वारा दिखाया जाता है, यानी सोडियम गैस में ऐसे कन्वर्जन होता है। तो आप यह देखें कि आयन का रिक्वायर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की होती है। तब हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, यहां जो आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायर्ड हुआ, दिस इज ऐसे कंडीशन में दिस इज पॉसिबल व्हेन, यह तभी पॉसिबल है या तभी संभव है जब सोडियम एटम हैविंग लॉ यानी मिनिमम आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन पी से पोटेंशियल या आईपी जो लिखा हुआ है इसका मतलब पोटेंशियल से है, यानी दिस इज पॉसिबल, ये जो पॉसिबल यह जो सोडियम आयन में कन्वर्जन हुआ है, सोडियम गैसियस आयन में कन्वर्जन हुआ है, यह तभी संभव है जब कब संभव है, जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल रिक्वायर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की हुई लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया, तब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, स्टेबल नहीं होगा सोडियम आयन। सोडियम गैसियस आयन से सोडियम आयन में कन्वर्जन का मतलब क्या है, स्टेबल होना है, या 2-8-1 होता है, यहाँ 2-8 होता है, स्टेबल ही ना होता है। तो इसके लिए रिमूव करना होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो
आयोनाइजेशन एनर्जी की जो आवश्यकता होती है वो मिनिमम, जितना मिनिमम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता, जितना मिनिमम यानी जितना कम होगा उतना ही सोडियम आयन उतना ही स्टेबल होता जाएगा। तो यही चीज़ हमने लिखा, दिस इज पॉसिबल, यह जो संभव तभी है, दिस इज पॉसिबल मतलब यह संभव तभी है व्हेन सोडियम एटम हैविंग लो यानी मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पी से पोटेंशियल होता है। इसमें समझने में मुझे नहीं लगता कोई तरह का दिक्कत होगा। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी तो आप कहेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो अंग्रेजी के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वह मात्रा जो क्या करता है, रिमूव इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आवश्यकता होती है फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, कहाँ से एनर्जी रिमूव कहाँ से होगा, आउटर मोस्ट सेल से, ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इन गैसियस फेज, ये गैसियस फेज में होता है और फिर गैसियस आयन में कन्वर्ट होता है, सो एज टू कन्वर्ट इनटू गैसियस पॉजिटिव आयन में, तो इसलिए इस प्रकार से वह पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट भी हो जाता है। चलिए आइसोलेटेड गैसियस एटम के, इसको हिंदी में अगर कहें तो आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल यानी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव, आउटर मोस्ट सेल से लिख लीजिएगा, से इलेक्ट्रॉन रिमूव, रिमूव मतलब हटाने के लिए छूट गया, यहाँ देखिए, के लिए आवश्यक एनर्जी, के लिए क्या आवश्यक एनर्जी आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता समझ में ये आ गया आपको। धनायन, कैटायन को ही क्या कहते हैं, धनायन या पॉजिटिव आयन भी कहते हैं। तो पॉजिटिव आयन में परिवर्तित होने वाला, अगर ये देख रहे हैं ये कैटायन में परिवर्तित हो रहा है, सोडियम गैसियस आयन, सोडियम गैसियस कैटायन में परिवर्तित हो रहा है, तो सोडियम गैसियस एटम में परिवर्तित होने वाले एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा जितनी कम होती है, जहां वहां अभी इससे पहले भी हमने आपको बताया था, जितनी ऊर्जा कम होती है उससे आयनिक बॉन्ड जो होता है बनने में उतनी ही सुगमता होती है, आयनिक बॉन्ड बनने में क्या होती है, उतनी ही सुगमता होती है, अर्थात जितना कम एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ये बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का मान मिनिमम होने से मेटल एटम का आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग संभव है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी का मान मिनिमम होगा तो आसानी से त्याग भी होगा। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। हम कहने का मतलब है, अगर हम आपको सोडियम की बात करते हैं, सोडियम को कितना होता है 11 होता है, और सोडियम आयन को क्या होता है 2-8 होता है, सोडियम आयन रहता है तो इसका 2-8-1 होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है बाह्यतम कक्षा से, यहाँ बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्टेट यानी स्टेबल हो गया। तो प्रश्न उठा, इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा, इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि सोडियम आयन का एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो सोडियम आयन का एटॉमिक रेडियस यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में अगर ये त्याग देता है तो 2-8 बन जाता है। तो 2-8 अगर बन जाता है, हम त्याग करने से अगर 2-8 बन गया, एक इलेक्ट्रॉन घट गया, तो रेडियस क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से इसका रेडियस, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले से चला गया, तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, 2 2 4 2 6 2 8, इसमें 8 है, पहले वाले में 2 दूसरे में 8 है, तो एक अगर इसमें से निकल गया तो बताइए, एक अगर निकल गया तो बच गया इसके पास कितने ऑर्बिट, 2 ही ऑर्बिट ना बच गया, 2 ऑर्बिट बच गया, तो न्यूक्लियस से इसका जो रेडियस है उसका कम होगा कि अधिक होगा, यानी एटॉमिक रेडियस अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम हो जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, अगर रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन का, क्या होगा, एटम से इलेक्ट्रॉन का रिमूव होगा तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, कम होगा। और रिमूव होने के लिए किसकी जरूरत है, आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा उतना आसानी से मेटल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसमें कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होता है, अर्थात एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं कैटायन का एनायन के फॉर्मेशन की ओर।
ऋणायन का बनना अर्थात फॉर्मेशन ऑफ एनायन की बात करें, वहाँ कैटायन मेटल से कैटायन में कन्वर्जन हो रहा था, यानी कैटायन में चेंज जो हो मेटल से हो रहा था, जबकि एनायन में नॉन मेटल से होगा। नॉन मेटल से क्या होगा, एनायन में उसका कन्वर्जन होगा। प्रश्न उठा नॉन मेटल से एनायन में होगा तो इसमें क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल में, उसमें आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन का रिमूव होता था, जबकि यहाँ आउटर मोस्ट सेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का ऐड होगा। यानी जब मेटल रिमूव करेगा तो नॉन मेटल क्या करेगा, गेन करेगा। नॉन मेटल गेन करेगा ना, तो ये ऐड होगा, आउटर मोस्ट सेल में इसका इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। याद रखिए उसमें हम बताए थे एटॉमिक रेडियस कम होता है, इसमें एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। जब गेन करेगा तो एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा कि नहीं, तो इसमें याद रखिएगा इसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बड़ा हो जाता है। चलिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी का क्या होता है, रिक्वायर्ड होता था, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जुड़ेगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो जुड़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। रिमूव होने से क्या हो रहा था, एनर्जी का रिक्वायर्ड हो रहा था। चलिए यहाँ समझ में आ गया। तो इस रिलीज एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ एनायन, आप कहेंगे जो एनायन का फॉर्मेशन होता है, एनायन के फॉर्मेशन में जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी का क्या होता है, रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होता है उसी रिलीज्ड एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बताते हैं आपको किस प्रकार से यह होता है। चलिए क्लोरीन से बात करते हैं। क्लोरीन क्या है, आपको देखिए, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 8 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। चलिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा कि नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन को यह ऐड कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन करेगा तो 2 8 8 हो जाएगा, यानी एनायन में एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो गेन करेगा का मतलब क्या है, ऐड करेगा। गेन करेगा का तब मतलब ऐड करने से है, गेन करना कहिए, ऐड करना। ये गेन करने या ऐड करने में क्या करेगा, तो ऐड करने में यह रिलीज करेगा एनर्जी को, क्या करेगा, रिलीज एनर्जी, जो एनर्जी को जो रिलीज करेगा, इस रिलीज एनर्जी को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा एक चीज है, जब कोई एनर्जी को कोई रिएक्शन के द्वारा एनर्जी को रिलीज किया जाए यानी छोड़ा जाए, तो रिलीज करने का मतलब क्या है, या छोड़ना। तो जैसे ही एनर्जी, जब आप कोई भी वर्क करते हैं फिर इससे एनर्जी को क्या होता है, रिलीज किया जाता है, एनर्जी निकलता है, छोड़ा जाता है, तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, या एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। जब रिएक्शन के द्वारा अगर एनर्जी का निर्माण होता है और एनर्जी को रिलीज कर दिया जाता है तो उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। जब एनर्जी का क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब होता है, तो उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। तो कैटायन में एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जबकि क्या कहते हैं, एनायन में एनर्जी का चूंकि रिलीज होता है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। चलिए ये भी बात समझ में आ गया। लेकिन आपको हम बता दें, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें उसमें क्या होता था, यानी कैटायन में क्या होता था, कैटायन में जैसे रिमूव होता था, तो रिमूव होने के कारण में जो सोडियम आयन था, सोडियम आयन में क्या होता था, जब क्या कहते हैं, उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन जो, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता था, जबकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें क्या होगा, अधिक होगा। ये डिफरेंस कैटायन एनायन में इस प्रकार से भी आप हम लोग देख सकते हैं कि उसमें क्या होता था, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है कम, जितना कम होगा उतना ही स्टेबल होगा। जबकि दिस इज पॉसिबल व्हेन एटम क्लोरीन हैविंग हाई एटम क्लोरीन एटम, जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम के पास क्या होगा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। यानी रिलीज एनर्जी जैसे ही करेगा तो रिलीज एनर्जी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, ठीक है।
तो यह तब संभव है, यह एनर्जी तब यहाँ जो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो ऐड होगा यह तब संभव होगा जब क्या होगा, आयोन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या होगी, अधिक होगा, यानी अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज एनर्जी होगा। रिलीज एनर्जी को ही तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं ना। तो अधिक से अधिक एनर्जी का क्या होगा, यहाँ रिलीज होगा। जितना अधिक रिलीज होगा उतना ही इसका क्या होगा, ये उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन के रूप में जानते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब इलेक्ट्रॉन का ऐड किया जाता है, जब जो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है टू न्यूट्रल एटम इन द गैसियस स्टेट, यानी गैसियस स्टेट टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। और इसको हिंदी में देखें तो आउटर मोस्ट सेल में, यानी बाह्यतम कक्षा में क्या होता है, तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पर, बाह्यतम कक्षा में जब भी जैसे क्लोरीन की बात करें उसमें 7 होता है, एक ऐड हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जैसे ही ऐड होगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। जितना अधिक रिलीज होगा उतना ही स्टेबल होगा। तो इससे रिलीज एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। रिलीज एनर्जी को क्या कहते हैं, ऐड होने से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज हुई तो समझ जाइए आपको क्या हो गया, यही प्रोसेस रिलीज एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। रीनायन में यानी क्या, एनायन में परिवर्तित होने वाले परमाणु को, यानी जो परिवर्तित एनायन में जो परिवर्तित होने वाले परमाणु की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैंने पहले बताया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी अधिक होती है उतनी ही आसानी से आयनिक बॉन्ड बना सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर अधिक हुआ तो जितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होगा किसका, नॉन मेटल का, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, जितना अधिक होगा उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा, यानी उतना अच्छा स्टेबल भी होगा। इसमें एटॉमिक रेडियस की बात करें तो यह जो एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यदि अगर इसमें क्या कहेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, ऐड होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इसका बढ़ेगा कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक रेडियस का क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस कम होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा या तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, अधिक होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होते जाएगा, अधिक होगा। जैसे देख लीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने लिखा, अगर हम कह दे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बराबर है 1 एटॉमिक रेडियस, इस सिंबल में हम दे दिए। अगर एटॉमिक रेडियस के जगह पर हम क्या करते हैं, एटॉमिक रेडियस के जगह पर अगर हम यहाँ ले लेते हैं, मान लेते हैं 10 ले लीजिए, यहाँ 1/20 ले लीजिए, 1 ले लीजिए 30 ले लीजिए। अब देखिए हमने क्या किया, एटॉमिक रेडियस यहाँ अधिक ले लिया है। जैसे ही एटॉमिक रेडियस अधिक होगा तो इसकी वैल्यू 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 03 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर 20 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, इसका 0.1 हो जाएगा। तो अब हम आपसे पूछते हैं, 0.01 ये जो है आपको, ये जो 1/10 अगर दिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बराबर 1/10 होगा 1/20 1/30 है, इसका तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 03 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपसे हम पूछते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर एटॉमिक रेडियस के रूप में 10 लेते हैं, यानी सबसे कम कौन एटॉमिक रेडियस है, 10 वाला कम है। तो 10 वाला कम है तो अधिक कौन है इसमें, ये 0.05 है, ये 0.03 है। तो सबसे अधिक है कौन, अगर कम लेते हैं इलेक्ट्रॉन एटॉमिक रेडियस कम लेते हैं तो ये अधिक होता है, इसका वैल्यू क्या है, अधिक है, 0.1 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक हो जाता है, इन तीनों में अधिक है। तो इस बात को आप समझ गए। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इसमें क्या हो जा रहा है, आप देखिए 0.2 लिए, 0.1 आया था ना, 0 पॉइंट उसके बाद क्या आया था, 0.05 आया था, उसके बाद 0.03 आया था। तो ये 30 का है ना,
ये कितना है 20 का, 1/20 का। अगर 20 लेते हैं तो बताइए इसका ये अधिक हो जाता है, 0.05 अधिक है, 0.03 क्या है, कम है। तो जितने बढ़ाते जाएंगे, जैसे ही एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। यहाँ या 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये अधिक है ना, ये कम है, उससे कम ये है। तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे वैसे कम होता जाएगा। एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, इसलिए हमने लिखा एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलिए ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। यहाँ पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस के विषय में। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे, कैटायन के विषय में, एनायन के फॉर्मेशन ऑफ कैटायन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ एनायन कैसे होता है, उसमें किस एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसके बाद कौन सा प्रोसेस उसमें कंप्लीट होता है, कितना मतलब एनर्जी की किस में आवश्यकता होती है, किस में रिलीज होता है, ये सब जान देते। अब हम जानेंगे यह जो कैटायन का निर्माण कर लिया आप, एनायन का निर्माण हो गया, अब इनके बीच में रहता है एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके विषय में हम काफ़ी रूप से एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो हो रहा है बिटवीन अपोजिट आयंस, यानी कैटायन एनायन के बीच में हो रहा है, इनके विषय में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, विपरीत आयनों के बीच में विद्युत स्थैतिक आकर्षण, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हिंदी में विद्युत स्थैतिक आकर्षण कहते हैं। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट आयंस, यानी विपरीत आयन के बीच में जो विद्युत स्थैतिक आकर्षण के समय क्या होता है, दिस कैटायन एनायन विल कंबाइन, और जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है कैटायन एनायन के बीच में, देख रहे हैं ये कैटायन है, ये क्या है, एनायन, इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब हिंदी में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल। ये जो लग रहा है कैटायन और एनायन के बीच में है ना, इसे ही आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। ये जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है कब लग रहा है, तो जब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कैटायन और ये कैटायन एनायन आपस में कंबाइन होते हैं। ऐसे नहीं कंबाइन हो जाते हैं जब तक कि इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता, यानी कैटायन एनायन विल कंबाइन टू गिव आयनिक बॉन्ड, और इस प्रकार यह आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। कैटायन एनायन आपस में ऐसे नहीं जुड़ जाते, इसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स स्ट्रांग होता है, इसके कारण यह आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैटायन एनायन आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होते हैं। समझ में आ गया होगा। जैसे सोडियम आयन गैसियस आयन कैटायन है, क्लोरीन गैसियस आयन क्या है, ये एनायन है, दोनों कंबाइन होंगे, क्या होगा, कंबाइन होकर के यहाँ देख रहे हैं यह कंबाइन हो रहा है, कंबाइन होकर के सोडियम क्लोराइड आयन का निर्माण करेगा। और इस प्रोसेस में जब ये कंबाइन होने लगता है, आपस में कंबाइन होकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण कंबाइन होने लगता है, तो इसके बीच में एक एनर्जी निकलता है, रिलीज होता है, जिसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। प्रश्न फिर से एक बार उठा कि लैटिस एनर्जी क्या होता है। तो अब तक आपने देखा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता, कब बनता है, आयोनाइजेशन या एंथैल्पी। उसके बाद आपने देखा क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के विषय में पढ़ा। अब लैटिस एनर्जी के विषय में पढ़िए, ये लैटिस एनर्जी क्या होता है। तो चलिए लैटिस एनर्जी के विषय में जानते हैं। ये जो होता है लैटिस एनर्जी क्या होता है, तो आपने देखा द एनर्जी रिलीज्ड, यह एनर्जी जब कैटायन एनायन गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन आपस में कंबाइन होता है तो एक एनर्जी रिलीज होता है, जिसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो यही चीज़ है, तो एनर्जी रिलीज व्हेन द रिक्विजिट का मतलब होता है आवश्यक, नंबर ऑफ गैसियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, यानी कैटायन एंड एनायन कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। जब 1 मोल क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन से, या गैसियस पॉजिटिव आयन और गैसियस नेगेटिव आयन से 1 मोल आयनिक कंपाउंड का निर्माण होता है, तो इसे ही लैटिस एनर्जी कहते हैं। ये लैटिस एनर्जी जब कंबाइन होता है ना कैटायन एनायन, तो उस समय ये लैटिस एनर्जी रिलीज होता है। तो व्हेन एनर्जी रिलीज
हिंदी में अगर देखें तो जब गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन से कंबाइन करे तो क्या हो जाता है, कंबाइन करे तो 1 मोल, यहाँ पीछे में छूट गया है, 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है। इस समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी जितना अधिक होगा, यानी लैटिस एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड भी बढ़ेगा। जितना लैटिस एनर्जी निकलेगा उतना ही क्या होगा, आयनिक कंपाउंड स्टेबल होगा। तो इसीलिए हमने लिखा लैटिस एनर्जी जितना ज़्यादा निकलेगा उतना ही आयनिक कंपाउंड स्टेबल होगा, बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो लैटिस एनर्जी जितना निकलेगा उतना ही क्या होगा, ये बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड उतना ही स्टेबल होगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा। सॉलिड स्टेज की बात करें तो सॉलिड स्टेज में आयनिक कंपाउंड यानी विद्युत के कुचालक, यानी सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं। कौन इंसुलेटर होता है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में। जबकि एक्वस सॉल्यूशन यानी विलियन में बात करें, यानी विलियन में एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो इनमें आयंस गति कर सकते हैं। इसमें आयंस क्या करते हैं, गति कर सकते हैं, या अर्थात यह सुचालक होता है इसमें। तो इस बात के, यह भी बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में इससे जो आयोनाइजेशन एनर्जी पर है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर है, उसके विषय में जाने। आगे चल करके हम लोग इसके बाद क्या कहते हैं, वेस्पर थ्योरी के विषय में थोड़ा बहुत जानेंगे। उनके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड के विषय में पढ़ेंगे, मेटेलिक बॉन्ड के विषय में पढ़ेंगे। इन सब विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्ड, इसके बाद ये केमिकल बॉन्ड को लेकर के 1 से 2 वीडियो आएगा और उसके बाद यह केमिकल बॉन्ड समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप शुरू से अंत तक हर वीडियो में बने रहें। आपको किसी तरह की परेशानी होती है, दिक्कत होता है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जब तक अगला वीडियो आता है तब तक के लिए थैंक यू। मैं आपसे यही कहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और लाइक और शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.